हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सारी बातें की हैं। प्रकाश का परावर्तन दर्पण के अंदर होता है, जिसमें हमने दो प्रकार के गोले दर्पण पढ़े हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन की। सबसे पहली बात तो आती है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब भी कोई प्रकाश किरण गमन करती है तो वो किसी ना किसी माध्यम में गमन करती है, लेकिन आपको पता होगा प्रकाश की किरण विकिरण विधि द्वारा गमन करती हैं, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। कोई भी माध्यम जो होगा, माध्यम के आधार पर अपन दो माध्यमों में तुलना करते हैं। कम से कम कितने माध्यम होंगे? दो माध्यम होंगे। दोनों माध्यमों में जब तुलना करेंगे तो वो दोनों माध्यम एक दूसरे की सापेक्ष, एक विरल माध्यम होगा दोस्तों, विरल माध्यम होगा, और एक होगा सघन माध्यम। सघन माध्यम, इनके लिए कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है दोस्तों। विरल माध्यम क्या होंगे? इस दो माध्यमों में जब तुलना करें, मान लो कोई माध्यम है, जैसे हवा है। हवा में आप जानते हो जो कण होते हैं पदार्थ के बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि मान लो यहाँ पर कांच है, तो कांच एक ठोस माध्यम है जिसमें कण बिल्कुल क्या होते हैं? पास पास होते हैं दोस्तों। तो प्रकाश की किरण के लिए ये जो माध्यम है हवा माध्यम, वो एक विरल माध्यम हो गया। जब कोई किरण ऐसे जाएगी तो उसकी कणों की टक्कर बहुत कम कणों से होगी किरण की, तो उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर जब किरण जाएगी तो उसके कणों को अधिक टक्कर झेलनी पड़ेगी किरण को, तो किरण का वेग कम हो जाएगा। तो विरल और सघन माध्यम दो माध्यमों की तुलना है, जिसमें आप सिंपल सा समझें। मैं बोलूं हवा और जल में कौन सघन है, तो किसके कण ज्यादा पास पास हैं? जल के, तो जल सघन है। जल और कांच में, तो कांच सघन है। तो इस प्रकार से सिंपल सी बातें हैं। ये माध्यम ध्यान रखने हैं अपने को, कौन माध्यम विरल हो, कौन सघन माध्यम है। जब भी दो माध्यमों की तुलना हो तब माध्यम के आधार पर हम ये बताते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की कोई किरण, देखिए मैं एक कांच की स्लैब बना रहा हूं, यहां पर कांच की पट्टी, स्लैब जिसे अपन कहते हैं। मान लो ये कोई कांच की पट्टी है दोस्तों, मोटी है थोड़ी, कांच की पट्टी है, आयताकार पट्टी। इसके अंदर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी, यहां से तिरछी आएगी, ये हो गई वही आपतित किरण। कौन सी हो गई दोस्तों? आपतित किरण। ऊपर वायु माध्यम है, वायु माध्यम में चलती हुई ये आई है। ये कांच माध्यम है दोस्तों, कांच माध्यम, जो माध्यम है वो कांच है। फिर नीचे जब कांच से बाहर निकलेगी, कांच की पट्टी से जब बाहर निकलेगी किरण, तो फिर क्या है? हवा माध्यम है। तो इस प्रकार से आप देखो, हवा या वायु एक ही बात है दोस्तों, घबराना मत। ये बिंदु जहां पर ये आके टकराई, इस बिंदु पर हम एक अभिलंब खींच देंगे, जैसा हमने कल भी खींचा था। लंबवत होता है वो इस बिंदु के, ये अभिलंब खींच दिया हमने। ये आने वाली किरण ने अभिलंब के साथ बना लिया कोण आई। कोण आई बोले तो आपतन कोण। अब जैसा कि आप जानते हो, ये जो माध्यम है ये पारदर्शी माध्यम है दोस्तों। पारदर्शी माध्यम होगा तभी क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक अपना प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश इस माध्यम में, हवा माध्यम से कांच माध्यम में एंट्री करेगा, तो आप सब समझदार हैं। वायु माध्यम में कण दूर दूर थे, किरण का वेग क्या था? ज्यादा। यहां पर जो वेग है हवा में, वेग एयर, VA लिख दिया मैंने, हवा में किरण का वेग लिखा है। यहां जो वेग होगा वो ग्लास में होगा, VG लिख दिया मैंने। तो बच्चों आपको मैं कहूं VAR और VG में तुलना करो, तो ज्यादा वेग किस में होगा? हवा में। जो किरण का वेग है वो हवा में ज्यादा होगा, किसकी तुलना में? कांच की तुलना में। तो इस सिचुएशन में जो प्रकाश किरण है वो जिस दिशा में जानी चाहिए सीधी वहां ना जाकर अभिलंब के पास झुक जाती है दोस्तों, अभिलंब के पास झुकेगी, और ये जो कोण बनेगा कोण R, इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। अब यहां पर ये जो कोण है परावर्तन कोण नहीं है, ये है अपवर्तन कोण। तो जब कोई किरण, विरल माध्यम वायु हो गया, सघन माध्यम कांच हो गया दोस्तों,
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां पर होता क्या है, उसका आपतन कोण हमेशा ज्यादा होगा और अपवर्तन कोण हमेशा क्या होगा, कम होगा। यहां तक आई किरण, यहां टकराई, ये हो गई अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है यहां पर, अपवर्तित किरण, जिसका अपवर्तन हो गया है। अब यहां से फिर किरण इस बिंदु पर अपूर्ण अभिलंब खींचेंगे दोस्तों, यहां एक कोण बनेगा। दूसरा, अब ये किरण जब बाहर निकलेगी तो इसका वेग देखो, कांच से वायु में जाएगी तो इसका वेग बढ़ जाएगा और एक किरण अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये दूसरा अपवर्तन कोण हो गया। निर्गत किरण भी कहते हैं, अपवर्तित किरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कांच की स्लैब के अंदर आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कांच की स्लैब में अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण आरेख बनाओ, तो ये वो आरेख है। तो यहां पर हुआ क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन, परिभाषा की अगर अपन बात करें तो प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर, एक माध्यम ये था, एक क्या था, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर या पृष्ठ पर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से हट जाती है, जो उसका रास्ता था वो नहीं रह करके अलग हो जाता है, प्रकाश के अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के लिए जरूरी है कैसा माध्यम हो, सघन पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। और पारदर्शी माध्यम में दो माध्यम अलग अलग होने चाहिए। एक ही माध्यम में अगर वो जाएगी तो उसका अपवर्तन नहीं होगा। हमने कहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे। इसमें आप दोनों चीजें देख रहे हो, विरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब के पास आ रही है, और सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, कांच से बाहर जब वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। अब बात आती है कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण, आपसे कोई पूछे मुख्य कारण क्या है भाई, किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो ये हो रहा है किरण के वेग में परिवर्तन। किरण के वेग में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। महत्वपूर्ण कारण ये है, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है कि सर किरण के वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। जब ये विरल माध्यम से सघन में जाती है तो इसका वेग घट जाता है। जब वेग घटता है तो ये अभिलंब के पास आती है। जब वेग घटेगा तो यह अभिलंब के पास आएगी। घटेगा कब, जब विरल से सघन में जाएगी। और जब सघन से विरल में जाती है तो फिर इसको मौका मिलता है, अपना वेग बढ़ जाता है। वेग जब बढ़ेगा तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ अभिलंब के पास हुई है, यहाँ अभिलंब से दूर हटी है दोस्तों। ये है प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण और अपवर्तन। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, रूल्स। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो देखिए दोस्तों वही बात है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेकंड जो रूल है वो अलग से भी पूछा जाता है। किसी एक ही रंग के प्रकाश और कोई माध्यम जो है फिक्स, दो माध्यम हमेशा वही माध्यम हो, तो उनके लिए स्नेल ने एक नियम दिया है जिसे अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों, इसे भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम, स्नेल ये कहता है कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या बोले तो साइन, और आपतन कोण आई, साइन आई बटे आपतन कोण हो गया तो, और अपवर्तन कोण की ज्या, ये बोले तो साइन आर हो गया दोस्तों।
तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो हमेशा नियतांक होता है या स्थिरांक होता है, फिक्स होता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। क्योंकि जितना आप इस कोण को बढ़ाओगे ये कोण भी उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों का जो अनुपात है दोस्तों वो हमेशा क्या आएगा, नियत आएगा। ये दूसरा नियम है अपवर्तन का, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। दोबारा सुन लो कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इन दोनों के बटे में लिखा हुआ, इसका मतलब है अनुपात हमेशा क्या रहता है दोस्तों, नियतांक आता है, स्थिरांक आता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। यही है किसका नियम, स्नेल का नियम। साइन थीटा कोस थीटा, कोसेक थीटा टेन थीटा, कोट थीटा है, सेक थीटा, ये पढ़ते हो ना आप, उसी के आधार पर है ये। तो ये है स्नेल का नियम। अलग से भी पूछ लेते हैं स्नेल का नियम, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस बार। स्नेल का नियम याद रखें, अपवर्तन के अंदर पढ़ा है हमने स्नेल का नियम दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश की किरण के वेग में होने वाला परिवर्तन। और परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि जब माध्यम चेंज होता है तो किरण के साथ जो कणों की टक्कर है उसमें परिवर्तन होता है, जिससे किरण या तो कम वेग कर लेती है अपना या वेग बढ़ा लेती है, वेग बढ़ जाता है। इसे कहते हैं अपन प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को पढ़ने के से पहले अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने का, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है दोस्तों, अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है इसके बारे में अब आप बात करते हैं। जब भी कोई किरण 2 माध्यमों में चलती है, मान लीजिए ये माध्यम नंबर 2 है और ऊपर माध्यम 1 है। ध्यान से समझना दोस्तों, माध्यम 1 से जब चलकर किरण माध्यम 2 में आती है तो उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन। अब परिवर्तन जो होगा तो हम क्या करते हैं, जब भी अपवर्तनांक निकालते हैं तो सापेक्ष तुलना करते हैं। क्या करते हैं, सापेक्ष यानी तुलना करते हैं। अब देखना मैं लैंग्वेज सेट कर रहा हूं। यहां जो माध्यम है 1, इसमें किरण का वेग होगा बच्चों v1, और जो माध्यम 2 है इसमें किरण का वेग होगा v2। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि किस में कम है किस में ज्यादा, नहीं, अपने को अपवर्तनांक देखना है। अपवर्तनांक तो देखिए, पहली मैं यहां पर लैंग्वेज सेट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। हाँ जी, कैसे होगा देखिए, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का, यानी आपने क्या किया है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, वेग जो आपको बताई दिया था कैसे निकलेगा देखिए, अपवर्तनांक बराबर सूत्र बनेगा इसका, जिस माध्यम के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं अपवर्तनांक उसको ऊपर रखना है वेग को, और उसमें भाग देना है जिसका निकाल रहे हैं उसका। जैसे मैं कहूंगा यहां पर माध्यम 2 में तो मैंने अभी कहा था वेग v2 होता है, और माध्यम 1 है तो यहां पर वेग v1 होगा। क्योंकि मैंने माध्यम 2 के सापेक्ष निकालना है तो मैंने इसको v2 और v1 कह दिया। अगर माध्यम 2 मान लीजिए कांच है दोस्तों, माध्यम 2 क्या है मान लीजिए कांच, और माध्यम 1 है हवा, समझना बात को, तो मैं इसी को क्या कह सकता हूं, वेग किसमें, कांच में, ग्लास में vg अपॉन वेग एयर में, हवा में va। हवा में किरण का वेग, ये वेग जो है वो किसके हैं, प्रकाश की किरण के हैं। कांच और हवा का वेग नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ये किरण के वेग हैं जो प्रकाश किरण आ रही है। कांच में अलग वेग होगा, हवा में अलग वेग। अगर हमने इसको कहा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो हमने लिख दिया ऊपर माध्यम 2 में वेग और माध्यम 1 में वेग, अनुपात ये हो गया अपवर्तनांक। और दूसरा हमने लिख दिया यहां पर, ग्लास ले लिया हमने, दूसरा माध्यम मान लो हवा, कांच से हवा से कांच में जा रही है प्रकाश की किरण, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, उसमें हमने अपवर्तनांक निकाला तो हो गया vg अपॉन va। g का मतलब कांच में वेग और एयर का मतलब वेग किसमें, हवा में वेग। दूसरी लैंग्वेज देखना, इसी को अगर मैं ये कहूं माध्यम 1 के सापेक्ष
माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो दोस्तों इसमें हम लिखेंगे V1/V2। वही बात, अगर माध्यम 1 क्या है, हवा, 1 को हवा लिया था ना हमने थोड़ी देर पहले, और 2 को क्या माना था, कांच, तो हम अब यहां कहेंगे VAR/VG, हवा और कांच में, ये अपवर्तनांक होगा दोस्तों। तो देखो अपवर्तनांक किसका किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना उसका वेग ऊपर लेना है, और वेग भी किसका, उस माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग। अंडरस्टूड? आप सब समझ गए होंगे बात को। इस तरह से हमें अपवर्तनांक निकालना होता है। तो अपवर्तनांक जो होता है वो किन्हीं 2 माध्यमों के अंदर प्रकाश की किरण का वेग का अनुपात होता है। अब देखो इसमें होता क्या है कि ऊपर भी वेग है, नीचे भी वेग है, वेग से वेग का मात्रक कैंसिल हो जाएगा, तो अपवर्तनांक का जो मात्रक है दोस्तों, बच्चों, वो ये क्या है, मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है बच्चों, मात्रकहीन भौतिक राशि है। कौन, अपवर्तनांक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें भी अब एक जो एग्जाम में, हमारे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा यूजफुल है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा यूजफुल है, उसकी हम बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन अपने आता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें बच्चों निरपेक्ष जो अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष निकालते हैं, हवा के अंदर जो किरण है उसका, किसी भी पदार्थ का किसके सापेक्ष, ऊपर हमेशा लेते हैं निर्वात में किरण का वेग बटे, किसी भी माध्यम की बात हो, माध्यम में किरण का वेग, है ना। तो इसका सूत्र होगा, देखो निर्वात में किरण का वेग। अब आप सुन लो ध्यान से, निर्वात कोई माध्यम नहीं, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है कि निम्न में से प्रकाश चाल सर्वाधिक होगी, तो उसमें ऑप्शन अगर आप निर्वात है, वायु है, कांच है, जल है, तो आप वहां आंसर दोगे निर्वात, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और उसका मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद कर लें आप, इसको कभी ना भूलें, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 के साथ 8 जीरो लगाइए, कितना फास्ट है वेग निर्वात में प्रकाश का। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। निर्वात के सापेक्ष जब हम अपवर्तनांक किसी माध्यम का ज्ञात करते हैं, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है इसको हम c से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं दोस्तों। तो ऊपर आ जाएगा c/v, और ये m लिख दिया मैंने, c/v, m का मतलब कोई भी माध्यम, माध्यम में किरण का वेग बटे प्रकाश की चाल निर्वात में। यानी आप जब भी निकालो ये, तो ऊपर 3 × 10⁸ बटे जो भी वेग आपको दिया जाए उससे आप उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इस सूत्र को उतारो, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं अभी, जो आपकी बुक का क्वेश्चन है। किस तरह से सोल्व होगा वो देखिए। एक पेज है आपका, पेज नंबर 194 पर एक क्वेश्चन दिया हुआ इससे संबंधित कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। अपवर्तनांक दे दिया भैया, वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट। इसका मतलब ये जो अपवर्तनांक है कांच के वायु हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है दोस्तों। क्या है? हवा के सापेक्ष। अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, निर्वात में जो चाल है इसी चाल को अगर हवा है, हवा माध्यम में भी लगभग इतनी चाल होती है, बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए हवा आ जाए वहां भी आप इसको यूज कर सकते हो। 1.50 इसका क्या दे दिया दोस्तों? अपवर्तनांक दे दिया हमें, यानी nm दे दिया।
nm का मान दे दिया। निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.50 कांच के अंदर। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में बोले तो Vg हमें ज्ञात करनी है। अब साहब हमें क्या करना है, हमारा सूत्र तो ये था nm बराबर, ये सूत्र काम में आता है। यहां माध्यम की जगह अपन क्या ले लेंगे, कौन सा माध्यम है बच्चों, कांच माध्यम है, ग्लास, C/Vg। अब हमारे को दिया हुआ क्या है, देखो हमारे को ये दे दिया है और ये हमें पहले फिक्स है, ये हमेशा फिक्स, हालांकि आपके प्रश्न में दे भी रखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये अपने को याद भी रखना, ना भी दे तो हमें खुद को याद रखना है। तो हमें निकालना है Vg बराबर C/nm हो जाएगा। C का मान जैसा है कि आप जानते हो 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे nm कितना दिया दोस्तों 1.5 का इसमें भाग देंगे तो ये 1.5 है, 1.5 का 3 में भाग दो, 2 हो जाएगा है, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.50 का मतलब 1.50 को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 1.5 1.5 3 में इसका 2 बार भाग चला गया तो 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। यहाँ 3 भौतिक राशि हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक। आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक इसने दे दिया, आपसे इसने कांच में वेग पूछा तो v बता दिया आपने। अगर ये आपसे कहें निर्वात में प्रकाश चाल ज्ञात करो तो ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि निर्वात में तो प्रकाश की चाल फिक्स है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। याद रखें आप सभी। ठीक है, उतार लो इसको। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास के लिए इंतजार कीजिए, वीडियो देखते रहिए। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहें, सब्सक्राइब करें। जो भी कोई आपको कमी लगे तो उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स करके अवगत करवाएं। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।